Now I'll start today's session. So hello everyone, myself Suman Chandra, along with my teammates, colleagues, welcome all of you on Tarun IAS platform. इस कार्यक्रम का प्रायोजन करने का एकमात्र मकसद है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से संबंधित जितने भी डायमेंशंस हैं और उसके उपरांत आपके जो भी क्वेरीज हैं उनका उत्तर दिया जाए, उसका आंसर किया जाए। और इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए तरुण आईएएस ने 2 दिन का ये निशुल्क कार्यक्रम आपके समक्ष रखा है। और इन पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे फैकल्टी, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट और हमारे कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी हैं, जिन्होंने हाल में ही ये इस परीक्षा को क्लियर किया है, उनको हमने अपने साथ जोड़ा है। 2 दिन के इस प्रोग्राम की संरचना क्या होगी और इसका पूरा का पूरा ब्यौरा आपके सामने मैं रखने का कोशिश करूंगा और इसी के आधार पर ये 2 दिनों का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। पहले सत्र में आज का जो कार्यक्रम है उसमें मैं सिविल सर्विसेज के डेटा और उसके स्टैटिस्टिक्स पे बात करूंगा। उसके साथ ही व्हाट इज सिविल सर्विसेज, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज एंड why you set a goal of civil services, aim and desire, सिविल सेवा परीक्षा क्या है, सिविल सेवक की भूमिका और उसकी जिम्मेवारियां क्या होती हैं और आप सिविल सेवा की इच्छा या लक्ष्य क्यों रखे हैं, इन पर जो भी विचार होगा मैं प्रस्तुत करूंगा आपके समक्ष। इसके बाद हमारे दूसरे स्पीकर ईशान भारद्वाज होंगे जो परीक्षा के सभी 3 स्तरों पर कैसे शुरुआत करनी चाहिए, व्हेन, व्हाई एंड हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। हमारे अगले स्पीकर होंगे गौतम पांडे जो परीक्षा के ऑल 3 स्टेजेस, दैट एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ सिविल सर्विसेज along with the other state public service commission and syllabus discussion by him, so he will be joined at the last. So before we start our discussion on these these issues, we'll try to first introduce all of our panelists today. The first one is Ishan Bhardwaj. ईशान भारद्वाज 2014 बैच के डैनिप्स सर्विस के अधिकारी हैं। वर्तमान में आप सहायक पुलिस आयुक्त दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। आप एक अच्छे घुड़सवार के साथ साथ एथलीट, ट्रैवलर और माउंटेन ट्रैकिंग में आपका शौक है। आपने वॉलीबॉल में एक खिलाड़ी के रूप में राष्ट्र और राज्य का दोनों का प्रतिनिधित्व किया है। 36वें अखिल भारतीय पुलिस मीट इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप में आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। आपको पुलिस ट्रेनिंग के पश्चात आपके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की ट्रॉफी से भी नवाजा गया है। हमारे दूसरे स्पीकर श्री गौतम पांडे, उनका मैं थोड़ा परिचय यहां कराना चाहता हूं। गौतम पांडे वर्तमान में तरुण आईएएस में पॉलिटी, गवर्नेंस तथा इथिक्स के अनुभवी फैकल्टी हैं। साथ ही आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शनल पेपर और इंटरनल सिक्योरिटी को भी पढ़ाते हैं, जो कि सामान्य अध्ययन का एक अंग है। आप तरुण आईएएस के साथ साथ दिल्ली के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में बच्चों को सिविल सेवा परीक्षा के सभी स्तरों पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में आपका अनुभव, आपका पढ़ाने का तरीका, बच्चों के प्रति उनके डाउट क्लियर करने का जो समर्पण है, वो आपकी सेवा भाव का परिचायक है। ये हमारे 2 पैनलिस्ट अलग अलग इन बातों पर विचार करेंगे। हमारे अगले दिन यानी कल का 13 तारीख को रविवार को 3 बजे पुनः हमारे साथ जुड़ेंगे वरुण सिंघल, जो कि भारतीय राजस्व सेवा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं। वो डिफिकल्टीज एंड कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ऑप्शनल सब्जेक्ट, राइट अप्रोच टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, टाइम मैनेजमेंट पे आपके साथ अपने विचार रखेंगे। हमारे दूसरे स्पीकर कल होंगे श्री रोहित नेमा, जो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और इन्होंने 2020 में 347वीं रैंक लाई थी। वो आपको करंट अफेयर्स के बारे में और करंट अफेयर्स की भूमिका, न्यूज़पेपर रीडिंग का महत्व क्या है, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, प्रारंभिक परीक्षा और उनके प्रारूप में सबसे कठिन क्या है, एंड दैट मेकिंग ऑफ नोट्स, is that notes is required from NCERT and all that will be covered by him tomorrow
in the afternoon, and role of NCERTs and other standard book. Now we'll start today's session with myself, so that the session will start about the data and that statistics. So we'll start presenting our PPT. Please wait for some time. So मैं अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूं। संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सिविल सर्विस परीक्षा के लिए जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है, और ये आंकड़ा 71th एनुअल रिपोर्ट जो यूपीएससी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, वहां से हमने लिए हैं। उसके अनुसार जो आंकड़े 2019 तक के जो एग्जाम सिविल सेवा परीक्षा के हुए हैं, उसके आधार पर ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2020 और 21 का डेटा अभी आधा अधूरा एनुअल रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। तो जो 2019 को देखते हैं तो उसमें जो हमारे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है, जितने लोगों ने अप्लाई किया है, वो 10,65,552। 2019 it's 11,54,769, and 2020 is 10,56,835. So these are the figures that students had applied for the civil services. ये वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने इसके लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा किए थे। अब ये बात आती है कि इस लोगों में से कितने लोगों ने उस एग्जाम में किसी भी स्टेज पर, प्रारंभिक परीक्षा के स्टेज पर वो अपीयर हुए हैं। तो आप अगर 2018 का आंकड़ा देखते हैं तो 10,65,552 में से ओनली 5,04,84 स्टूडेंट अपीयर हुए। 2019 में 2019 5,74,980। in 2020 out of 10,56,385 only 4,86,952 students had appeared for this examination. So you can just analyze, आप इस आंकड़े से एक चीज तो निकाल सकते हैं कि जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके आधे लोग इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। अगला स्टेज है कि जो इस परीक्षा का जो अगला स्टेज होता है वो मेन एग्जामिनेशन होता है, जो मुख्य परीक्षा होती है। उसके अंदर जो मुख्य बातें हैं कि अगर आप देखते हैं तो इसमें 2018 में जो 5 लाख के करीब लोग अपीयर हुए थे, उसमें से 10,419, 2019 में 11,771 एंड 2020 में 10,534 स्टूडेंट्स मेंस में रुके हैं। बाकी सब यहां से एलिमिनेट हो गए हैं। मींस ये जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, ये एक एलिमिनेशन राउंड है, जो यहां से बच्चे बाहर हो जाएंगे। इसमें वो बच्चे भी शामिल है, बिकॉज मैं पहले वाले प्रेजेंटेशन पे जाता हूं तो आप इसमें देखेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इसके अंदर सिविल सेवा परीक्षा के अलावा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के भी बच्चे जुड़ते हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा दोनों सेम होता है। और उसके बाद जब ये प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को आप क्लियर करेंगे तो आपको फॉरेस्ट सेवा के लिए और सिविल सेवा के लिए आपको अलग अलग मेंस देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं इंटरव्यू वाले पार्ट पे। तो इंटरव्यू के पार्ट का अगर डेटा देखते हैं तो उसके अंदर 2019 में जो 10,534 लोग, 10,534 पीपल जो एप्लीकेबल थे मेंस के लिए, उसमें से 2,302 ने इंटरव्यू दिया एंड फाइनल सिलेक्शन इज 922। इट मींस कि जहां पे 10 लाख से ऊपर लोग, अबव 10 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं, वहां पे फाइनल जो सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट के द्वारा जितनी निर्धारित वैकेंसी है वो 922 के करीब है, और इसी पे आपका फाइनल रिजल्ट आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये बात की जाए कि सिविल सेवा परीक्षा क्या होता है, व्हाट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज अ नेशन वाइड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन इंडिया conducted by Union Public Service Commission. So you can understand Union Public Service Commission conducted so many examinations. Civil services is one of them. And among this civil services examination, Indian Administrative Service, Indian Foreign Service, Indian Police Service are there. So according to the recent notification of that UPSC just came in the month of February, आप देखेंगे कि 19 सर्विसेज का इसमें उल्लेख किया गया है, जो आप अपने फॉर्म भरते समय अपना प्रेफरेंस देते हैं कि किस सर्विसेज में आपको जाना है। उसके आधार पर
इस सर्विस का चयन किया जाता है। इसके बाद हम इसके दूसरे पक्ष पे आते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या रोल है। व्हाट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज डूइंग, दैट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ रिक्रूटिंग एजेंसी of government of India who is handling all the process to conduct your smooth examination, that announcement of your notification, advertisement of examination, process of application form, conduction of that offline tests across India, prepared final result, and finally recommended candidate to various jobs to government of India. तो संघ लोक सेवा आयोग एक ऐसी भारत सरकार की एजेंसी है जो कि सिविल सेवा परीक्षा के अलावा अन्य परीक्षाओं का एक स्मूथ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए, उसके नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, उसके विज्ञापन जारी करने के लिए, उसके फॉर्म को, उसके एप्लीकेशंस आवेदन को आमंत्रित करने के लिए, और इसके साथ के साथ पूरे भारत में इस एग्जाम को ऑफलाइन कंडक्ट कराने के लिए पूरी जिम्मेवारी उनके हाथों में होती है। साथ ही ये फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर करके और सर्विस का एलोकेशन उनके मार्क्स के आधार पर किया जाता है, भारत सरकार को सौंप देती है। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग का काम खत्म हो जाता है। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अतीत क्या रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि ये सिविल सेवा परीक्षा का अतीत अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो ये ब्रिटिशर्स के समय, जब विदेशी हुकूमत हमारे भारत पे राज कर रही थी, उस समय जो शासन व्यवस्था थी उसके अंदर भारत को एक कॉलोनी बनाया गया। भारत एक कॉलोनी के अंदर जो जितने भी प्रशासकीय कार्य होते थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, वो लंदन से चलाया जाता था। और इसी क्रम में वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि भूतपूर्व गवर्नर जनरल थे, जिनका कार्यकाल 1772 से 85, 1772 टू 85, उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा का फाउंडेशन नींव रखा था। एंड देन समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता चला गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि वो भी एक गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए, और उसने सिविल सेवा परीक्षा में सुधार किया, उसको मॉडर्नाइज किया, और उन्हीं को हम आज की तारीख में फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 1772 के बाद, कॉर्नवालिस के बाद 1920 की स्थिति, आफ्टर 1920, that civil services examination conducted in India, before that it was conducted in England। तो ये 1920 के बाद की स्थिति थी जब भारत में इस सर्विस के एग्जाम के लिए शुरुआत की गई। और अगर हम एक दूसरे गवर्नर कॉर्नवालिस के बाद की प्रक्रिया माने, तो हम ये देखते हैं कि वक्त के साथ साथ परिवर्तनों का दौर भी आया। और 1947 जब भारत 1947 में आजाद हुआ, जब भारत को फाइनली इंडिपेंडेंस मिला, तो सरदार पटेल एक वैसे शख्स थे जिन्होंने सिविल सेवा की मौजूदा प्रारूप को तैयार कराया, और इसका पूरा का पूरा श्रेय सरदार पटेल को जाता है, जो कि वास्तविक स्थिति अभी भी बदलते समय और स्वरूप के साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपने हाथों में ले रखा है। अब एक और प्रश्न यहां आता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल सर्वेंट की क्या होती है। तो आपको भी पता है कि जो गवर्नेंस है, भारत का जो शासन है, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, एक प्रशासन के द्वारा चलाया जाता है, और ये प्रशासन, उसके कुछ जवाबदेही होती है। जवाबदेही उनके द्वारा तय की जाती है जो इस प्रशासन में जाना चाहते हैं। और ये जो सिविल सर्वेंट है, इनका चुनाव, इनका चयन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। तो अगर आप 2022 का, जो कि फरवरी के महीने में इसका नोटिफिकेशन आया है, आप देखेंगे कि पोस्ट लाइक आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, तो इस तरह के 19 सेवाओं का इसमें विस्तार किया, इसमें मेंशन किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो नए नोटिफिकेशन में एक बदलाव 17 फरवरी को आया, जिसमें कि इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस को भी जोड़ दिया गया। तो इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस
इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, सॉरी IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस को जोड़ा गया, जो कि विगत में पहले इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस और इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस हुआ करता था। उसको 150 पोस्ट को बढ़ा दिया गया है। अब ये आज की संख्या में 1056 समथिंग 150 पोस्ट को बढ़ाकर ये फिर से नोटिफिकेशन में संशोधन किया गया है। अब एक बात ये जानना पड़ेगा कि क्या सिविल सर्वेंट के क्या रोल होते हैं। सिविल सर्वेंट का जो रोल होता है वो सरकार की पॉलिसी जो निर्धारित की जाती है उसको एग्जीक्यूट करना, और ये एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट लेवल पे भी होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जिले के अधिकारी हैं, जो कि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या DC डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। डिपार्टमेंट लेवल पे सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में ये जो ब्यूरोक्रेट की पोस्टिंग होती है उनके द्वारा किया जाता है। एक मुद्दे की बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जो लोग नए हैं इस परीक्षा की तैयारी के लिए, आप ये जानना चाहेंगे क्योंकि जितने भी सरकार और सरकार के मंत्री हैं उनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत फिक्स नहीं होता। वो अपने टेन्योर के लिए आते हैं और उनका जो टेन्योर होता है, जैसे लोकसभा विधानसभा के लिए उनका टेन्योर के अनुसार वो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। कभी बीच में मध्यावधि चुनाव हो गया, मिड टर्म इलेक्शन हो गया, तो वो बीच में ही चले जाते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है जो ब्यूरोक्रेट के द्वारा चलाया जाता है वो पूरे अपने सर्विस पीरियड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 60 ईयर्स फिक्स किया गया, तब तक सेवारत रहते हैं, तब तक अपनी सेवाएं भारत सरकार को देते रहते हैं। इसके अलावा वो भारत के जितने भी कल्याणकारी योजना हैं और भारत के जितने भी विकास के से संबंधित मुद्दे हैं, सरकार की नीतियां हैं, सरकार के स्कीम्स हैं, उनको वो इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए जो भी स्थिति उनको जॉब निर्धारित करने के बाद, यानी उनकी जॉब जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है उसके अनुसार उनको उनके वर्क ऑफ नेचर के अनुसार काम करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS की बात करें तो उनका कार्य लॉ एंड ऑर्डर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट वर्क के अलावा और भी कार्य होते हैं। मोटे तौर पे इन कार्यों को शामिल किया जाता है। उसी प्रकार अगर आप देखें तो भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस के लिए लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक सेफ्टी, क्राइम कंट्रोल और आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, इन पर उनका जो कार्य होता है ये उस पर पूरी तरह उस पर विचार करते हैं, उस पर उनकी जवाबदेही इनको तय करनी पड़ती है। अब एक बात यहाँ, एक नया प्रश्न ये आता है कि आप जो गोल है सिविल सर्विसेज के लिए वो क्यों रखना चाहते हैं और इसके लिए आपने गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं। तो आपको ये पता है, मैं बता दूं कि ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड, एंड अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आपको एग्जाम के बाद का जो लाइफ है, एग्जाम के क्लियर करने के बाद जब आप ये पोस्ट धारण करते हैं तब आपका जो लाइफ है वो काफी अलग होता है। किस मायने में? तो पहला है कि आप सरकारी नौकरी के अंदर जो भारत सरकार का सबसे टॉप पोस्ट जॉब है उसको आप हासिल करते हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर से अगर इसकी तुलना करें तो आपको जॉब के लिए सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी आपको मिलती है। क्योंकि आप अगर हाल के समय में देखें, क्योंकि तीन जो अभी हमारे पास कोरोना काल के जो भी समय हमने देखे हैं, उन तीनों समयों से को देखेंगे तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में लोगों की नौकरियां चली गई। लेकिन अगर सरकारी नौकरी से हम तुलना करें तो जो सरकार के नौकर हैं या सरकार के नुमाइंदे हैं, उनकी नौकरी, उनकी सैलरी सब बची हुई है और वो अभी भी काम कर रहे हैं। जो अगला जो इसका एक कारण हो सकता है कि अगर किसी के मन में ये शंका है कि आपकी पढ़ाई या आपकी अर्ली एजुकेशन बहुत अच्छे आप नहीं रहे हैं तो आप IAS नहीं बन सकते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे अभी वर्तमान में ऑफिसर्स हैं जिनका कि 10th और 12th का रिजल्ट एक एवरेज होने के बाद भी वो IAS के एग्जाम को क्लियर कर दिया है। तो ये अपने मन से एक मिथ निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक मेहनत, एक रणनीति और एक प्रयास की जरूरत है, जो आपको आने वाले हमारे जो स्पीकर है वो इसके बारे में बताएंगे। क्यों आप IAS के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप
इसके जो सिलेबस है, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जिसके बारे में गौतम सर आगे चर्चा करेंगे, तो उसमें जो जनरल स्टडीज का पेपर है, समान अध्ययन का जो पेपर है, उसमें उसके सिलेबस में ये लाइन लिखा हुआ है कि द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन इन जनरल स्टडीज पेपर 2 to 5 will such that a well educated person will be able to answer them without any specialized study. आपको कोई पंडित या विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है. एवरेज स्टूडेंट एंड पुअर एकेडमिक ऑल्सो रिकॉर्ड जो भी है वो भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं. You have a legitimate power to do something for the people, for the society and for the nation. आप समाज, राष्ट्र और देश के लिए भी आपके पास लेजिटिमेट पावर होता है जिसके द्वारा आप उनकी मदद करते हैं. इसके अलावा जो आईएएस की सैलरी जब आप ट्रेनिंग प्रोबेशनर ज्वाइन करते हैं तो ये थोड़ा कम तो जरूर होता है, बट आप जब जैसे जैसे आपको आपकी सर्विस का समय बीतता जाएगा और आपको सरकार के द्वारा निर्धारित जितने भी सिलेक्शन ग्रेड हैं उसके आधार पर आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी. और अगर मैं मान के चलूं, अगर आप 60 साल की उम्र में भारत सरकार के सबसे ऊंचे पोस्ट अगर चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाते हैं तो आपकी सैलरी करीब करीब 3 लाख रुपए तक जा सकती है, जो अभी का समय और अभी की जो सैलरी स्ट्रक्चर है मैं उसकी बात कर रहा हूं. इसके अलावा पर्क्स एंड फैसिलिटी के अनुसार आपको सरकारी बंगले विद स्टाफ्स, गवर्नमेंट व्हीकल जो सरकारी वाहन है वो आपको मूवमेंट के लिए मिलते हैं. और इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गोल को निर्धारित करना पड़ेगा. ये गोल क्या है? आपको गोल को निर्धारित करने के लिए उसके पीछे आपकी डिसीजन, आप एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्या रणनीति हो, और उसका एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करना पड़ेगा. उसके लिए हमारे आने वाले जितने भी स्पीकर इस पर बात करेंगे. और एक सबसे जरूरी जो मैं आपके बारे में बताना चाहता हूं कि अगर आप इस परीक्षा की तैयारी करते हैं और आपने जो गोल और टारगेट सेट किया हुआ है उसका समय समय पर सेल्फ इवैल्यूएशन, जांच परीक्षण करते रहिए कि आप कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं. ऐसा ना हो कि आप तैयारी शुरू कर दिए और आपको लगा कि आपसे नहीं हो पाएगा या हो पाएगा. वैसी दोनों स्थिति में आपको अपना आत्म परीक्षण करना जरूरी है. और ये परीक्षण कैसे होगा इस पर भी हमारे आने वाले वक्ता बात करेंगे. तो ये हमारे तरफ से ये पूरी की पूरी परिचर्चा रही. अब मैं ईशान को चाहूंगा कि वो अपना विचार रखें. उनके जो टॉपिक है उनको बता दिए गए. वो ईशान, ओवर टू यू. Thank you, Mr. Suman. I hope everybody is able to hear me. Myself, ACP Ishan Bhardwaj. I'm an Assistant Commissioner of Police in New Delhi, and I'm a 2015 batch DANITS officer. I have cleared this exam in 2015, and I'm working since in Delhi Police. And I'd like to thank Mr. Suman that he has been able to provide me this opportunity to speak to all of you students, or I should say aspirants, in the journey to UPSC. So first of all, I like to share that what I'll be talking here. So I hope you can see the screen. Just a moment, Ishan, can you just present your screen? Okay. Yes, okay. yes. So am I clear? Am I audible to everybody? Yes, yes. Okay. So dear aspirants, the thing is, obviously if we talk about when to start, so civil services notification says that you have to start, the exam age is 21 to 32, but they never say when you have to start. I just have a request for you that the students are asking to mix your that content in Hindi and English both. Okay. No, so you try to mix English and Hindi both, please. Okay. ठीक है, परफेक्ट. तो मेरा आप सभी से फिर से यही अनुरोध है कि एज जो है यूपीएससी की वो 21 से 32 साल है. द एज इज 21 to 32, बट प्रिपरेशन अपने आप में ही कम से कम 1 से 1.5 साल लेती है, क्योंकि जो यूपीएससी का
प्रोसेस है, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, वो अपने आप में ही 1 साल का है। तो अगर आपको कम से कम प्रिपरेशन शुरू करनी है और आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट जल्दी से जल्दी देना चाहते हैं, जो कि 21 है, तो मेरे हिसाब से आपको प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के स्टार्ट में या अपने स्कूल के लास्ट में ही फोकस कर देनी चाहिए कि हाँ, मुझे यूपीएससी में ये एग्जाम देना है जब मैं 21 साल का होऊंगा और जब मेरे पास ग्रेजुएशन डिग्री होगी। वैसे फाइनल ईयर में भी हम ये एग्जाम दे सकते हैं, बशर्ते आपका रिजल्ट आपके लिस्ट आने तक आ जाए। और फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा बेस्ट अटेम्प्ट होता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा यंग हैं उस अटेम्प्ट में, हम में सबसे ज्यादा एनर्जी है, हम सबसे ज्यादा पॉजिटिव हैं और हम सबसे ज्यादा एंथुजियास्टिक हैं यूपीएससी के लिए। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर आप अपना यूपीएससी के एग्जाम के लिए सीरियस है और अगर ये सोच रहे हैं व्हेन टू स्टार्ट, तो ट्वेल्थ वो साल है जब साइंस हो या फिर आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, ये एग्जाम किसी में ज्यादा डिफरेंशिएट करता नहीं है। इस एग्जाम में हर फील्ड से, ह्यूमैनिटी, साइंस एंड कॉमर्स, हर फील्ड से स्टूडेंट आते हैं। इवन मैं आसपास मेरे देखता हूँ तो मेरे बैच में कोई लॉ का, कोई कॉमर्स से है, कुछ इंजीनियर्स हैं और कुछ आर्ट्स फील्ड से भी हैं। तो अगर आपको 12th में आपको क्लियर हो जाए कि अब लाइक आफ्टर 12th मुझे क्या करना है, कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है, कहाँ मुझे पढ़ाई करनी है, तो वो टाइम मैं कहता हूँ कि हाँ, एक ऐसा टाइम है जब आप थोड़ा सीरियस हो सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। और वाई, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वाई, कि क्यों आपको जल्दी हो जाना चाहिए सीरियस। सी, एग्जाम मैंने जैसे कि पहले बताया, एग्जाम अपने आप में 1 से 1.5 साल का, 1 to 1.5 years द एग्जाम पैटर्न, इट्स लॉन्ग टाइम। 1 साल आपको कुछ चीजें पढ़नी है जो कि इंडिया से और वर्ल्ड से रिलेटेड है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, या फिर वो जनरल साइंस हो। जो हमारे यूनिवर्स और हमारे प्लैनेट्स पे जो भी चीजें हो रही हैं, जो फिजिक्स के लॉज लग रहे हैं, जो थोड़ा बहुत केमिकल्स हैं जिनसे हम देखते हैं, सारी चीजें जो हमने स्कूल में 10th तक पढ़ी हैं, उन्हीं का एक अच्छा वाला वर्जन आपको पढ़ना है जिसमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, उस चीज का क्या महत्व है। यही एग्जाम का सारा पार्ट है। तो जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उसका फायदा ये है, क्योंकि आपने जब स्कूल खत्म किया, कॉलेज स्टार्ट किया, तो आपकी मेमोरी में वो चीजें हैं, आपने स्कूल में वो सब पढ़ा है, उन्हीं को आपको पॉलिश करना है। हर पॉलिश करते 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 फाइनली जब आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, आपका जनरल स्टडीज और आपका एक ऑप्शनल पेपर अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि स्टार्ट प्रिपरेशन अर्ली। और दूसरा फायदा, अगर आप जल्दी अर्ली एज में आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, जो कि एग्जाम आईएएस, चाहे आपको सिलेक्शन हो आईपीएस हो, चाहे आईआरएस हो, चाहे रेलवे सर्विस में जैसे अभी नई सर्विस आई है, सारा कॉम्बिनेशन रेलवे का, तो आप कोई सी भी सर्विस में अगर सेलेक्ट होते हैं और अगर आप जल्दी होते हैं, तो 60 इयर्स का जो टेन्योर है, जो 60 इयर्स तक आप रिटायर, एक सिविल सर्वेंट 60 इयर्स एज में रिटायर होता है, तो आपके पास एक लंबा टेन्योर होगा, मोर देन 35 इयर्स, तो जिसमें आप इंडियन गवर्नमेंट में सर्व करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट में सर्व करने का सिर्फ ये फायदा नहीं है कि आप लंबे टाइम तक रहेंगे, उसका दूसरा फायदा ये है कि आप अपने रोल्स ज्यादा से ज्यादा निभा पाएंगे, आप दूसरी चीजों पे ध्यान दे पाएंगे, जो कि एक नॉर्मल शॉर्ट अगर आप सर्विस करते 25 से 30 या 30 प्लस में आप आके, तो आप उतना नहीं कर पाते। और ऑब्वियसली जो कि हमारी टॉप पोस्ट है फॉर एन आईएएस चीफ सेक्रेटरी, या फिर स्टेट में चीफ सेक्रेटरी या यूनियन में कैबिनेट सेक्रेटरी, वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक लंबा पीरियड माना जाता है, सर्व करना आना चाहिए, आपकी सीनियरिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर आपको जनरल कैटेगरी को 6 अटेम्प्ट मिले हैं और अगर दूसरी आप कैटेगरी में आते हैं तो भी आपको एक अच्छे अटेम्प्ट मिले हैं, आप जितनी जल्दी हो सके अपना अटेम्प्ट दीजिए, बट प्रिपरेशन होनी चाहिए। आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ आप फोकस भी नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में उतने मार्क्स भी नहीं लाए। और उसी के साथ जब आपका जो भी अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट है या फिर जो आपका स्ट्रीम है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कॉमर्स हैं या फिर आप ह्यूमैनिटीज, तो आपको अपने
इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट पे भी इतना ध्यान देना पड़ेगा कि आपसे कल को उसके बारे में कुछ पूछा जाए, कुछ नॉलेज एप्लीकेशन उसका पूछा जाए, तो आपको अपने सब्जेक्ट की नो हाउ हो, वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपसे यूपीएससी में भी, इंटरव्यू में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आपने सारा फोकस सिर्फ यूपीएससी की पढ़ाई पे कर दिया है, अपने सब्जेक्ट, कॉलेज सब्जेक्ट को आपने इग्नोर कर दिया है, तो आपसे उस चीज का आपको वहां पे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो एक बैलेंस आपको बनाना है, बट उस बैलेंस में क्लियर हो जाना है कि फोकस क्या है। फोकस है यूपीएससी, तो अपना कॉलेज की पढ़ाई को एक लिमिटेड टाइम देना है और यूपीएससी को एक नंबर ऑफ फिक्स टाइम देना है, क्योंकि जितना ज्यादा आपको टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, उतना अच्छा आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। हाँ, आपको एक्स्ट्रा कुछ चीजें होती है हर सब्जेक्ट में, हमें लगता है हम बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, वो सब नहीं पढ़नी है। आपको एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। जो सिलेबस यूपीएससी ने दे दिया और उसके अकॉर्डिंग यूपीएससी ने कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको उन्हीं को ध्यान रखते हुए एनसीईआरटीज पढ़नी है, कॉलेज बुक्स पढ़नी है, और जो कुछ बेस बुक्स हैं जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, वो आपको उसी अकॉर्डिंगली करनी है। साथ साथ जब आप ये प्रिपरेशन जल्दी आप स्टार्ट करेंगे तो उसका एक फायदा है कि अगर आपके पास 2-3 साल हैं तो आप छोटी छोटी चीजें लिख के देख सकते हैं। जैसे कि आज हम देख रहे हैं वर्ल्ड में बहुत ज्यादा रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो डॉलर, मनी, हर चीजें, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं। अगर आप इसी प्रिपरेशन में अपने हिसाब से रोज कुछ ना कुछ उस पर लिखेंगे, इस तरह के टॉपिक्स पे, मैं सिर्फ एक टॉपिक बता रहा हूँ, ऐसे बहुत टॉपिक्स हैं, तो आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी, वो निखरेगी। और धीरे धीरे जब आपका मेंस देने का टाइम आ रहा होगा, जो आपका अटेम्प्ट होगा जिसमें आप मेंस लिखेंगे, जैसा शुरू में मिस्टर सुमन ने बताया था कि अपीयर होने वाले नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अराउंड 5 लाख है, बट मेंस में बैठ के मेंस लिखने वाले कैंडिडेट ओनली 10,000 या 11,000 है। जब आप 10-11 हजार में होंगे, वो लिख रहे होंगे, तो आपने जो धीरे धीरे अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव की है, उनको पॉलिश किया, वो आपके बहुत काम में आएगी। इसलिए अपनी राइटिंग स्किल्स, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, जो अर्ली प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अपनी राइटिंग स्किल्स सुधारने का एक अच्छा चांस होता है। अदरवाइज आपको वही काम उस 1 साल कॉलेज के बाद वाला, जो आप कॉलेज पूरा करके अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, तो उस 1 साल में ही आपको कोर्स भी पढ़ना है, सिलेबस भी कवर करना है और अपनी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव करनी है। दैट्स व्हाई दे से स्टार्ट अर्ली फॉर योर बेटर प्लानिंग एंड मोर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। अब मैं आता हूं कि हाउ टू स्टार्ट, लाइक हमने कब स्टार्ट करना चाहिए, हमने बात की, थोड़ा हमें जल्दी करना चाहिए, 12th हो चाहे कॉलेज हो, क्यों जल्दी करना चाहिए इस पे भी हमने बात की, क्योंकि उससे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज और पोटेंशियल डेवलप होते हैं, आपके सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आप अच्छा स्कोर ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि आपने अच्छे से राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस की। अब हाउ टू स्टार्ट, कैसे ये सब प्रिपरेशन शुरू किया जाए या फिर कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप किस चीज का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि हर एग्जाम अपने आप में अलग है। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप एक यूपीएससी, जो एक इंडिया का फेडरल पब्लिक सर्विस एजेंसी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए ऑल इंडिया सर्विस, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, ऑल इंडिया सर्विस, जो कि 3 है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इन तीनों के लिए कॉमन एग्जाम वो आपसे ले रही है, जिसमें फॉरेस्ट का डेफिनेटली मेंस अलग है, बट प्रीलिम्स दोनों का सेम है। तो वो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये एग्जाम एक ऑल इंडिया सर्विस के लिए है, ऐसी सर्विस जिसका, ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसका किसी स्टेट और सेंट्रल में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। आप एक ऐसे ऑफिसर हैं, अगर आप किसी स्टेट से अटैच हैं या आप सेंटर में हैं, तो भी आपका फंक्शनिंग सेम है, आपकी ट्रेनिंग सेम है, आपका सिलेक्शन सेम है। इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना चाहिए कि एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरह का होगा। अगर इस तरह के लोग जो कि ऑल इंडिया सर्विस का पार्ट बनेंगे, जो टॉप लेवल पे लीडर बनेंगे
एग्जीक्यूशनरी ऑफिसर्स बनेंगे इंडियन गवर्नमेंट के, उसमें एग्जामिनेशन पैटर्न को आपको समझने के लिए दो बातें समझनी होंगी। सबसे पहले सिलेबस, आपको सिलेबस का आइडिया लेना होगा कि सिलेबस क्या है, ऑप्शनल पेपर का सिलेबस क्या है, जनरल स्टडीज जो सबसे बड़ा पोर्शन है यूपीएससी की प्रिपरेशन में वो है जनरल स्टडी, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 4 पेपर इंक्लूडिंग एथिक्स मेंस में सिर्फ जनरल स्टडीज से रिलेटेड है, जिसमें आपका हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल सिक्योरिटी और साथ साथ कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और कवर होते हैं जो बेस हैं ग्रेजुएशन लेवल की स्टडीज पे। हाँ, क्वेश्चन कंटेम्पररी और मॉडर्न जो हमारा समय चल रहा है उससे जुड़े हुए आते हैं, तो उसके लिए आपको सिलेबस के साथ साथ जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं हमारे देश में, वर्ल्ड में, रिलेटेड टू हमारे देश के ग्रोथ के, डेवलपमेंट के, प्रोग्रेस के, जो हमारे देश के आने वाले समय में हमारा देश जिस साइड जा रहा है इज अ वर्ल्ड बाकी देशों के साथ, उससे रिलेटेड आपको थोड़ा करंट अफेयर और उस सिलेबस से जुड़े हुए करंट अफेयर आपको पढ़ने पड़े। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ सिलेबस। अगर आपने आप सिलेबस कर लिया अच्छे से, करंट अफेयर कर लिया, बट आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको लगा कि मैं एक दो बार देख के ही मेरा हो जाएगा, नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट डेली रेफर करने पड़ेंगे। एक आपको समय निकालना पड़ेगा, चाहे वो प्रीलिम्स का पेपर हो या फिर मेंस का पेपर, आपको एक डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करने की आदत डालनी पड़ेगी कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन इस सब्जेक्ट और इस टॉपिक से आता है, ये आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। ये डिस्टिंक्शन आने के लिए आपको बहुत महीने, एटलीस्ट 5-6 महीने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ बिताने पड़ेंगे। यही फायदा है जल्दी तैयारी स्टार्ट करने का। जितना ज्यादा समय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को ऑब्जर्व और एनालिसिस करने में बिताएंगे, उतना अच्छा और उतना इजी आपका प्रिपरेशन होगा। इससे आपका ट्रेंड एनालिसिस कर पाना आसान होगा, आपको दूसरों पे डिपेंडेंट ना होके खुद आप एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी को इस तरह के कैंडिडेट और एस्पिरेंट की रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ बेसिक बुक्स भी हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे एनसीईआरटीज हैं कुछ, वो बुक्स की लिस्ट आपको हर जगह मिल जाती है। वो बुक्स ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि 100-200 बुक्स आपको पढ़नी है। लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स है, 20 to 30 सम बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसमें एनसीईआरटीज होंगी, कुछ बेसिक बुक्स होंगी, कुछ एडवांस बुक होंगी। जैसे ज्योग्राफी में एक बुक है जी.सी. लियोन, अब वो थोड़ा सा एडवांस है हमारी एनसीईआरटी से, बट अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का एक अच्छा आइडिया होता है। इसी तरह बाकी हर सब्जेक्ट में कुछ बुक्स हैं वो आपको पढ़नी चाहिए, और सिर्फ मैं तो कहूंगा एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको एक दो बार तो उनकी बहुत फास्ट रीडिंग लगानी चाहिए, आपको एनालाइज करना चाहिए कि इस बुक्स में क्या है। उसके बाद आपको उन्हीं बुक्स में आप चाहें तो वहीं पे नोट डाउन करके नोट्स बना सकते हैं, आप चाहें तो उस बुक का पीडीएफ वर्जन लेके नेट से नोट्स बना सकते हैं, कंप्यूटर पे, आईपैड पे, या फिर आप चाहें तो हैंड रिटन नोट्स, बट आपको कुछ नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि कल को जब आप पूरी बुक रिवाइज करेंगे वो बहुत टफ हो जाएगा एग्जाम टाइम में। आपके पास एक शॉर्ट, जैसे हम समरी समझें, एक पेज, अगर एक पेज में 500 वर्ड है तो आपको उस पेज के एटलीस्ट 30, 40, 50 वर्ड्स आपके पास होने चाहिए, जिससे आप अपना खुद का रिवीजन अच्छे से कर सके और रिवीजन के टाइम आप फोकस कर सके कि ये बहुत ग्रे एरियाज है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, या फिर यहाँ से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं, तो वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ सकते। इसी तरह आप अपने बेसिक बुक्स के साथ, एनसीईआरटी के साथ अपने थोड़े नोट्स बनाएं और करंट अफेयर से उनको जोड़े। ये करंट में इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जो करंट में इंपॉर्टेंट है, तो आप क्लियर कर पाएंगे कि
रेलेवेंट क्या है। हर जरूरी नहीं है जो आज से 2018 2015 में पूछा गया वो आज 2022 के एग्जाम के लिए रेलेवेंट। जरूरी नहीं है जो 2023 या 2024 या 25 में जो आपसे वो पूछना चाह रहे हैं वो आज रेलेवेंट। आपको ये रेलेवेंसी सब क्लियर होगी जब आप सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और करंट अफेयर्स जब रेगुलर एक हैबिट डालेंगे पढ़ने की, कि आपको डेली कुछ क्वेश्चंस देखने हैं प्रीवियस वाले, आपको डेली कोई करंट अफेयर देखना है किसी ना किसी सब्जेक्ट का, और आपको सिलेबस का आइडिया है, तो जाके कुछ महीनों में आपको क्लियर होने लगेगा कि हाँ ये एक सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, यहाँ से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे एरियाज आपको समझ में आने। और हाँ, हर साल ऑब्वियसली कुछ नए एरियाज होते हैं, कुछ नए पॉइंट्स होते हैं जो यूपीएससी उठाती है, वो आपको एग्जाम और करंट अफेयर पढ़ के ही क्लियर होगा, बिकॉज सारा तो आप प्रिडिक्ट कर नहीं सकते, तभी ये एग्जाम इतना टफ है, तभी ये एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल है, और तभी इस एग्जाम की एक डिग्निटी है कि इस एग्जाम में सब कुछ फिक्स नहीं है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब हम और बात करें, आगे बढ़े, तो अब आज का इंफॉर्मेशन एज है कि सब कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सब कुछ आईपैड, मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू किया जा सकता है। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है, यूपीएससी अभी भी जो एग्जाम लेती है वो पेन पेपर बेस्ड है। आपको अल्टीमेटली हॉल में जाके एक पेपर पे आंसर लिखने हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि आप कितना भी नेट से वीडियो देखिए, आईपैड से नोट्स बनाइए, ऑनलाइन लिखिए, बट आपको पेन पेपर अपने पढ़ाई में इंक्लूड करना पड़ेगा। वो आपको करना भी चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम है वो स्टिल पेन पेपर बेस्ड है। आपको प्रीलिम्स भी जाके पेन और पेपर से ओएमआर शीट पे देना पड़ता है, आपको मेंस में भी आंसर राइटिंग अभी पेन और पेपर पे ही करनी पड़ती है। तो अगर आप उस पे बेस प्रैक्टिस रखेंगे ज्यादा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, कुछ नोट्स बनाइए ऑनलाइन, कुछ ऑनलाइन वीडियोस देखिए, अपना पार्ट बनाइए, बट यहाँ आपको बैलेंस पेन पेपर पे ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम इज स्टिल पेन पेपर बेस्ड। एग्जाम अभी ऑनलाइन या फिर डिजिटल मोड में नहीं आया है। एग्जाम के लिए आपको सेंटर पे जाके ही लिखना और ओएमआर पे सर्कल करना पड़ता है। वो आदत आपको अपने पेन पेपर से यूज करके अच्छी होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको प्रिपरेशन का फील आएगा। और ऑब्वियसली अपने साथ गाइडेंस रखिए, क्योंकि एग्जाम लंबा है, 1 महीने 2 महीने का एग्जाम नहीं है, 1-1.5 साल का मिनिमम प्रोसेस है। 1-1.5 साल प्रिपरेशन में लग जाता है, टू बी वेरी ट्रूथफुल। 2-2.5 साल आपको एक मोड में रहना है और अपने आप को कॉन्फिडेंट बना के रखना है। तो गाइडेंस ऐसे समय में चाहिए होगी। अपनी गाइडेंस रखिए, अपने मेंटोर या फिर आपके कोई सीनियर होंगे कॉलेज के, स्कूल के, या आपके कोई फ्रेंड होंगे जो कभी सेलेक्ट हुए हैं, उनसे अपना पूछते रहिए। और जो ऑनलाइन हेल्प अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ कोई वीडियोस, कोई लेक्चर्स, कोई जहाँ पे आप रीच कर सकते हैं, कोई फैकल्टीज हैं, उनसे आप जुड़िए, अपनी गाइडेंस को विस्तार कीजिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन आसान हो, आपका इवैल्यूएशन अच्छा हो सके। आप हर स्टेज पे कुछ ना कुछ टेस्ट दीजिए। बहुत ऑनलाइन यहाँ भी टेस्ट अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल। टेस्ट दीजिए, उनका इवैल्यूएशन करवाइए और क्वालिटी इंप्रूव अपनी हर महीने 2 महीने में करते रहिए, क्योंकि एग्जाम 2 साल का है, बट मंथ्स 24-25 मंथ्स होते हैं 2 साल में। हर महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ इंप्रूव करते रहिए। और बेस्ट हैबिट है, जैसे कि न्यूज़पेपर है, आप देख रहे हैं हमेशा न्यूज़पेपर घर पे आता है, वो डेली डिलीवर करके जाता है, और उसमें आपके पेरेंट्स पढ़ते होंगे, आप भी पढ़ते होंगे। अब आप उसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। एक न्यूज़पेपर जैसे डेली सबको न्यूज प्रोवाइड करता है, वैसे ही आप डेली न्यूज़पेपर से कुछ ना कुछ पढ़िए, कुछ लीजिए, और उसी तरह अपनी पढ़ाई डेली बेसिस पे आगे बढ़ाते रहे। तो बिकॉज अगेन से अगर आपने अपनी स्ट्रीक बीच में तोड़ी तो एग्जाम काफी टफ है। एग्जाम आपको बार बार पुश करेगा कि आप उसको बीच में छोड़ दीजिए, आप
एग्जाम आपको ऐसा फील कराएगा ये प्रिपरेशन बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं हो पाएगा, बट बिलीव मी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे को लगा था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लूंगा, बट मुझे 2 अटेम्प्ट लगे एग्जाम क्लियर करने में, जस्ट बिकॉज मैं प्रिपरेशन में थोड़ा, मेरे को गाइडेंस का अपना एक लेवल था। उस समय इतना ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल नहीं था, गाइडेंस अवेलेबल नहीं था। आज की डेट में मैं मानता हूँ इतना गाइडेंस और इतना मोटिवेशन, इतने बुक्स, इतने सोर्सेज, इतना अच्छा मटेरियल है कि अगर आप चाहें तो अपने कॉलेज प्रिपरेशन में कॉलेज टाइम को यूटिलाइज करें तो उसी में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम निकाल सकते हैं। बिकॉज हर साल 10 से 11 हजार लोग अगर 4-5 लाख में से मेंस लिख रहे हैं, वो 1000 में आके सेलेक्ट हो रहे हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो भी आप भी कर सकते हैं। आपका यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मिस्टर सुमन को मैं वापस इन्वॉल्व करना चाहूंगा इसमें, रिजॉल्व, एक वर्ड होता है रिजॉल्व, जो खुद से लिया जाता है कि ये मैं अपने आप से रिजॉल्व लेता हूं कि मैं इस एग्जाम को सीरियसली और सिंसियरली समझूंगा, इसको पढ़ूंगा और क्लियर करूंगा। ये मेरे से बेटर आई थिंक मिस्टर सुमन, क्योंकि उन्होंने इतने स्टूडेंट्स देखे हैं, बनते हुए देखे हैं। मैं भी एक समय मिस्टर सुमन से जब मिला था तो आई वाज नॉट एन एसीपी, मैं एक नॉर्मल एस्पिरेंट था जो फिलॉसफी और जनरल स्टडीज के चीजों में उलझा हुआ था। मैंने गाइडेंस लिया, मुझे पता चला कि यहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है, यहाँ पे मुझे टेस्ट लिखना है। इन्होंने मुझे बहुत बोला कि आप टेस्ट कम लिख रहे हैं, आप टेस्ट लिखिए। और अगर मैं आज आपको कह सकता हूँ, अगर मैं वो बात मानता तो शायद मैं एक अटेम्प्ट पहले ही क्लियर कर लेता, बट हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, हमारा ह्यूमन नेचर है। मैं तो यही चाहूंगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालें, और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कुछ कमी रह गई तो सेकंड थर्ड में उसको क्लियर करिए, जल्दी से क्वालिटी इंप्रूव करिए और अपना सिलेबस और लास्ट ईयर के क्वेश्चन देख के एग्जाम को एक बार में निकालिए। धन्यवाद ईशान, thank you very much for your guidance to that all the students who have joined our YouTube platform. And above all, I just want you that you can wait for some time because Gautam Pandey is waiting for that next speaker. और आप अपने प्रेजेंटेशन को ऑफ कर दीजिए वहां से जी। इसी बीच मैं सभी जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए कैंडिडेट हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो कृपया लास्ट तक बने रहें ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हम आपके चैट बॉक्स पर देख रहे हैं उन्हें मैं एक एक करके लेना चाहूंगा और उसके जवाब हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो भी देंगे। So, a very good afternoon, everyone. As you all now by now know, I'm Gautam Kumar, and I will be talking about some very basic ideas. देखो, आपको मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में इस एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा जो एक बेसिक क्लैरिफिकेशन जो हर इंडिविजुअल को जो इस प्रिपरेशन में आना चाहता है उसको इस बेसिक क्लैरिफिकेशन की जरूरत होती है। अभी मैं आपके कुछ चैट्स भी देख रहा था और मैं ये देख रहा था कि इनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ क्वेश्चंस आपने पूछा है, वो क्वेश्चंस मैं अभी उन सारी चीजों के साथ डील करूंगा। देखिए, आपको एक बेसिक आइडिया ऑफ दिस एग्जामिनेशन अभी तक एक बेसिक आइडिया कि ये एग्जामिनेशन है क्या, किस चीज के बारे में है, आप कौन सा सर्विस ज्वाइन करेंगे आफ्टर गेटिंग इनटू दिस एग्जामिनेशन। एक बहुत ही सीनियर इंडिविजुअल जिन्होंने इस पूरे एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें आपको बताई हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप इस चीज को दोबारा से देखें तो उनकी बोली हुई जो बातें हैं, जो उन्होंने कुछ बेसिक आइडियाज बताए हैं कि एग्जामिनेशन को कब शुरू किया जाए, आपका प्रिपरेशन कब शुरू होना चाहिए, कौन से ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। क्योंकि आज जब आप इस एग्जामिनेशन को शुरू करने वाले हो, उस पर प्रिपरेशन शुरू करने वाले हो, तो आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि कौन कौन से बेसिक ऑब्स्टिकल्स आपके लिए आने वाले हैं। और उन्होंने आपको काफी अच्छे तरीके से इस बात को बताया है कि ये कुछ बेसिक आइडियाज हैं और ये कुछ बेसिक ऑब्स्टिकल्स हैं जो आप फेस करेंगे
और उनको आप किस तरीके से उनको आप ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से आपको किस समय शुरू करना चाहिए प्रिपरेशन, और गाइडेंस का क्या इम्पोर्टेंस होता है, कब कौन-सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जब हम इस प्रोसेस में रहते हैं तो हम वो बातें नहीं समझ पाते हैं, और इसकी इसका इम्पोर्टेंस हमें कुछ लेट पता चलता है। तो वो चीज़ें आपको उन्होंने बताई। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट्स को मैंने मेंटर किया है जिन्होंने इस एग्ज़ामिनेशन को क्वालीफाई किया है, और लास्ट 10 ईयर्स से मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। तो मैं आपके साथ कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसी बातें जो मुझे लगता है कि आपको इस एग्ज़ामिनेशन को शुरू करने से पहले, प्रिपरेशन शुरू करने से पहले एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, जहाँ तक आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को देख सकते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारा एग्ज़ामिनेशन है, यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, मतलब उनके 3 फेजेज़ होते हैं। एक सर स्लाइड कर दीजिए थोड़ा उसको नेक्स्ट वाले में। आई थिंक सर मैंने चेंज कर दिया है स्लाइड। नहीं, हमारे सेकंड वाले में आ जाइए। हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो इस पूरे एग्ज़ामिनेशन में 3 फेजेज़ होते हैं, जिसे 3 स्टेजेस भी हम कह सकते हैं। 3 स्टेजेस होते हैं, और इन 3 स्टेजेस में प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन फर्स्ट स्टेज होता है, मेंस एग्ज़ामिनेशन या जो मेंस और एग्ज़ामिनेशन होता है वो सेकंड स्टेज होता है, और पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे हम इंटरव्यूज़ कहते हैं वो आपका थर्ड स्टेज होता है। इस पूरे प्रोसेस को जो सबसे पहला फेज होता है वो होता है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं। आप देख सकते हो पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जिसे हम जनरल स्टडीज पेपर 1 भी कहते हैं, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये फेज है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। मतलब आप जब वहां पर जाते हैं तो आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं, और आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए अकॉर्डिंग टू व्हाट यू स्कोर इन दोज एमसीक्यूज आपका मार्क्स डिसाइड होता है। आप ये देख सकते हैं कि जो आपका टाइप है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 100 है, और जो 2 घंटे का पेपर होता है जिसके टोटल मार्क्स 200 है। और अगर आप नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है कि आपके पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, विच मीन्स कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है या 3 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और काफी ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिनका जो उनका गलत होता है वो ज्यादा हो जाता है। हालांकि आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 या 50% की अगर हम बात करें तो 50%, अगर एक इंडिविजुअल जो जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है तो ऑन एन एवरेज उन्हें सिर्फ और सिर्फ 50% की जरूरत होती है। बट ये 50% क्वेश्चंस को इफेक्टिवली वहां पर आंसर करना डिफिकल्ट होता है, और उसका रीजन ये है, जो प्राइमरी रीजन है वो ये होता है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो गलत करके वहां आते हैं वो ज्यादा हो जाता है। अगर आप 50 या 60 क्वेश्चन सही भी करके आ रहे हैं, और अगर आप 40 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं, तो उससे होता यह है कि आपसे इन टोटल आपके 13 या 14 क्वेश्चंस जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं, और आपका इफेक्टिव स्कोर सिर्फ और सिर्फ 46 रह जाता है। और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये होता है कि क्वालिफिकेशन में आपको कुछ डिफिकल्टीज आती है। ठीक है। दूसरा पेपर जो है वो सी सैट है। ये बिल्कुल क्वालिफाइंग है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। जैसे कुछ लोगों की बेसिक कुछ क्वेरीज थी, जैसे कि मैथ्स, कि क्या मैथ्स का आना जरूरी है, क्या मुझे बहुत अच्छा मैथ्स में होना जरूरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप 33% मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आप सी सैट की पेपर क्वालिफाई कर लोगे, और इससे ज्यादा सी सैट के पेपर का और कोई रोल नहीं होता है, और इसका कोई भी रोल नहीं है। इट इज लिमिटेड टू जस्ट बीइंग अ क्वालिफाइंग पेपर।
इनफैक्ट अगर हम ओवर और प्रिलिमिनरी स्टेज की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि अगर आपने देखा जो लास्ट स्लाइड जो मिस्टर सुमन ने आपके साथ शेयर किया होगा, उसमें आपने देखा कि 2019, 20 और 21 में मोर देन अराउंड 10 लाख स्टूडेंट्स जिन्होंने इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरा था, और 5 लाख लोगों ने इस एग्जामिनेशन को एक्चुअली अटेम्प्ट किया था, और सिर्फ 5 लाख में से सिर्फ 10 या 11,000 स्टूडेंट्स होते हैं जो मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। लेकिन इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपका जो स्कोर होता है, उससे आगे के फेजेस में आपको कोई मदद नहीं मिलती है। It is just a qualifying, it's just a qualifying stage. Once you qualify this, there is no other requirement that you have. मतलब इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का फिर आपको आगे कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 1 डे एग्जामिनेशन होता है, और इस एग्जामिनेशन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, और आप अराउंड 50% इफेक्टिवली स्कोर करोगे। एक बार आपने 50% स्कोर कर लिया, इफेक्टिवली ये हर साल वेरी करता है, जो परसेंटेज कट ऑफ होता है वो हर साल वेरी करता है, बट अगर आपने मोर और लेस 50% स्कोर किया हुआ है तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, और वो नेक्स्ट स्टेज है आपका मेंस एग्जामिनेशन का स्टेज। नाउ मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो मेंस एग्जामिनेशन में ये पेपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, आपके पूरे प्रिपरेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। और आप वो फ्रॉम डे 1 जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हो टिल यू कैन से 2 months बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, यानी जिस दिन से आपने इस पूरे प्रोसेस से आप गुजरना शुरू करते हो, पहले दिन से लेकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के 2 महीने पहले तक आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन पर होना चाहिए। और उसका रीजन ये है कि अगर हम मेंस एग्जामिनेशन को देखते हैं, तो आप देखो कि मेंस एग्जामिनेशन का जो टोटल मार्क्स है वो है 1750। ये कैसे डिवाइडेड है, ये कैसी चीजें इस तरह से कैसे होता है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। बट आप ये देख सकते हो कि 1750 ये टोटल मार्क्स है, और 275 ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे हम इंटरव्यूज कहते हैं, उससे आता है। और ये टोटल 2025 यानी 2025 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है, और इससे आप कितना, इस पूरे टोटल में आप कितना स्कोर करते हो, आपका स्कोर क्या होता है, और आपका प्रेफरेंस क्या दिया आपने, उसके बेसिस पर यह डिसाइड किया जाता है कि आपको सर्विस कौन सी अलॉट की जाएगी। इसीलिए इन क्रक्स मेंस एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपने मेंस एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म किया है तो आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाते हो। क्योंकि इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो इंटरव्यू में 50% मार्क्स स्कोर करना कोई उतनी बड़ी बात होती नहीं। आप इतने क्वालिफाइड होते हो, आपको ऑलरेडी आपका टेस्ट ऑफ नॉलेज हो चुका होता है। तो इस पूरे प्रोसेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आपका इंटरव्यूज है। इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आपका इंटरव्यूज है, मेंस एग्जामिनेशन है। और इसी वजह से हमें यह ध्यान रखना है कि हम मेंस एग्जामिनेशन में कैसा स्कोर कर रहे हैं। देखो, जहां तक मेंस एग्जामिनेशन की बात है, मेंस एग्जामिनेशन में 2 चीजें आपको बेसिकली आपके जो पेपर्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। मैं आपको पहले एक आइडिया दे देता हूं कि पेपर्स कौन कौन से होते हैं, उसके बाद मैं आपको उन सारे पेपर्स का इंपॉर्टेंस बताऊंगा। पहले अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 लैंग्वेज पेपर्स होते हैं। सर स्लाइड को थोड़ा पहले कर लीजिए, ऑप्शनल वाला स्लाइड चल रहा है। हाँ, ठीक है सर। 2 लैंग्वेज पेपर्स होते हैं। ये दोनों लैंग्वेज पेपर्स क्वालिफाइंग होते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें आपने कितना मार्क्स स्कोर किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि जो मार्क्स
एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप उसे फुलफिल कर रहे हैं। इसमें एक पेपर इंग्लिश का होता है और एक पेपर किसी भी इंडियन लैंग्वेज का, जो कि 8th शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करीब 22 लैंग्वेजेस मेंशन है। आप उनमें से किसी भी एक पेपर को चूज कर सकते हैं और उस पे ये पेपर दे सकते हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है और इससे आपके सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको ये जरूरी है कि आप एक मिनिमम स्कोर यहां पर लेकर आए जिससे आप क्वालिफाई कर सके। क्योंकि कल को जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे तो आप इन लैंग्वेजेस से ही डील करेंगे, इंग्लिश से, साथ ही साथ कुछ अदर लैंग्वेजेस जैसे प्राइमरली हिंदी और कुछ और लैंग्वेजेस होते हैं, आप उन लैंग्वेजेस के साथ डील करेंगे। तो यूपीएससी ये देखने की कोशिश करती है कि क्या आपको कम से कम इतना बेसिक नॉलेज तो है इन लैंग्वेजेस का, ताकि कल को जब आप किसी भी कोई भी आप ऑफिसर बनते हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, तो क्या कम से कम आपको उन लैंग्वेजेस के बारे में, उन फाइल्स को पढ़ने में तो कोई इश्यू नहीं आए। ये देखने की ऑब्जेक्टिव होता है आपके मेंस एग्जामिनेशन। जहां तक इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पेपर 1 लिखा हुआ है। पेपर 1 एक ऐसे का पेपर होता है। सर स्लाइड चेंज कर दिए। पेपर 1 एक ऐसे का पेपर होता है और ये ऐसे का पेपर बेसिकली 250 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने जो बाकी की चीजों में आप पढ़ोगे, जैसे पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5 में जो चीजें आप पढ़ोगे, इसी के नॉलेज को आप यूज करके वहां पर 2 एसेज लिखते हैं। आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है और इस 3 घंटे में आपको 2 एसेज लिखने पड़ते हैं। जहां तक जनरल स्टडीज की अगर हम बात करें तो जनरल स्टडीज में आप देख सकते हैं कि 4 एडिशनल पेपर्स होते हैं अलोंग विद ऐसे। 4 और पेपर्स होते हैं जिसे हम पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 या पेपर 5 भी बोलते हैं, या जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 3 और जनरल स्टडीज पेपर 4 भी हम इसे कहते हैं। अगर हम जनरल स्टडीज पेपर 1 की बात करें तो उसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एज वेल एज सोसाइटी का कंपोनेंट है। देखो, अगर मैं इस सिलेबस को थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊं तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर की अगर हम बात करते हैं या हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा आपका इंडियन हिस्ट्री पे क्वेश्चन है, जिसमें आपसे एंशिएंट, जहां पर आपको बेसिक जो इंडिया हैज अ वेरी रिच, ऑब्वियसली वेरी रिच कल्चर, ठीक है, हमारे बहुत सारे रिलीजन है, हमारा एक हिस्ट्री है और उन हिस्ट्री में क्या बेसिक आइडियाज हैं वो चीजें आपसे पूछी जाती हैं। कुछ इंडिया के डांस फॉर्म्स हैं, कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर है, कुछ लिटरेरी स्पेसिफिक फीचर्स हैं, उन सारी चीजों पर ये क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। इस हिस्ट्री का एक पार्ट आप देख सकते हैं, उसमें लिखा गया है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी पेपर 1 में आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछा जाता है। अगर आप अपने सिलेबस को थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ोगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि उसमें बहुत ही स्पेसिफिकली आपको बताया गया है कि हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो यानी वर्ल्ड हिस्ट्री में जो 18th सेंचुरी के बाद कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ उनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। जो सेकंड पार्ट है वो आप देख सकते हो ज्योग्राफी है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। तो आपको इंडिया की ज्योग्राफिक लोकेशंस, उनके ज्योग्राफिक फीचर्स और एक ओवरऑल क्लाइमेट नॉलेज ऑफ द इंडियन क्लाइमेट वो होना चाहिए। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए आपको। वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इसमें काफी बार आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। जैसे अगर 2015 की अगर हम बात कर ले या 2019 की अगर हम बात कर ले तो इसमें एक क्वेश्चन काफी बार यूपीएससी ने 2 बार इनफैक्ट रिपीट किया, उन्होंने अर्बन फ्लड्स के बारे में पूछा। तो आपने देखा होगा कि लास्ट
फ्यू इयर्स में हमने काफी ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहां पर चेन्नई में फ्लड्स आए हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट अर्बन एरियाज है जहां पर फ्लड्स आए हैं, तो उन चीजों को वो रिलेट करते हैं। यूपीएससी टेंड्स टू डू व्हाट, जो भी चीजें आपके करंट में चल रही हैं उन चीजों को आपके सिलेबस से रिलेट करके वो पूछते हैं। अब ये कैसे किया जाता है, इसमें आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और बेसिक नॉलेज को आप किस तरीके से चीजों को सिलेबस और करंट अफेयर्स को आप रिलेट कर सको, ये ओवर अ टाइम पीरियड आप सीखते हो। साथ ही साथ इंडियन सोसाइटी के फीचर्स, उनके प्रॉब्लम्स, क्या क्या चीजें नहीं हो रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, संस्कृताइजेशन का क्या है, वेस्टर्न कल्चर कैसे इंडियन सोसाइटी को अफेक्ट करता है, वुमेन का क्या रोल है इंडियन सोसाइटी में, हमने आज तक कैसे देखा, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस को आपसे पूछा जाता है। इंडियन सोसाइटी इज वेरी डाइवर्स, तो डाइवर्सिटी की वजह से काफी प्रॉब्लम्स भी हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनलाइजेशन आप देखते हैं कि काफी प्रोमिनेंटली नजर आता है, जहां पर रिलीजन के बेसिस पर एक सोशल डिवीजन है, उन चीजों को यहां पर पूछा जाता है। जहां तक पेपर 2 जीएस पेपर 2 की बात करें हम, तो वो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। इसका मतलब यह है कि इस पेपर के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि आपको एक वेरी गुड नॉलेज ऑफ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पीक्स ऑफ, उसके प्रोविजंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, और कौन कौन सी ऐसी फीचर्स है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट्स वो किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उनकी वजह से क्या क्या कभी कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं, वो डिस्प्यूट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या है, वेरियस इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे आप देखोगे फ्रॉम टाइम टू टाइम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पासेस सम लॉज, ठीक है, पार्लियामेंट का काम क्या है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम लॉज पास करते हैं, और कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो हमारी गवर्नेंस को बहुत ही इंपॉर्टेंटली आप कहोगे बहुत ही इंपॉर्टेंटली इफेक्ट करते हैं। तो वो लॉज कौन से, उसके प्रोविजंस क्या है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बैकड्रॉप्स है, इस तरह की चीजों को पूछा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक एग्रीकल्चरल लॉज 3 लॉज पास किए गए थे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था। लोग काफी ऐसे फार्मर्स थे जिनको वो लॉज पसंद नहीं आए, उन्होंने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया और फाइनली पार्लियामेंट ने उन लॉज को रिपील किया। तो वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, प्रोसेस ऑफ रिपीलिंग द लॉ, क्यों ऐसा था कि ये लॉ इतना इंपॉर्टेंट था कि फार्मर्स उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आपने सीएए के बारे में सुना होगा, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में सुना होगा। कुछ दिन पहले इंडियन पार्लियामेंट ने 2019 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करके हमें एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्रिएट किया गया। ये प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से ऐसे अमेंडमेंट सिंस 1950 किए गए हैं जो हमारे गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो। जब हम सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो सोशल जस्टिस एक ऐसा टॉपिक है जो कंप्लीटली करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। इसमें आप कुछ इस तरह की चीजों के बारे में, एजुकेशन इन इंडिया, वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, पॉवर्टी, हेल्थ, मैल न्यूट्रिशन, इस तरह की कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम पिछले 70 साल से भी ज्यादा के टाइम से हम इन चीजों से इफेक्ट है। इनका नेचर कैसे चेंज हुआ है, लोग परसेंटेज वाइज कैसे कम हुए हैं बट एब्सोल्यूट नंबर्स में कैसे बढ़े हैं, हम वेरियस सोशल इंडिकेटर्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उसका रीजन क्या है, इस तरह की चीजें सोशल जस्टिस का पार्ट है। जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल रिलेशंस आज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज रशिया यूक्रेन क्राइसिस में दो इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट क्राइसिस, लेकिन आज इंडिया के रोल को
काफी इंपॉर्टेंटली देखा जा रहा है। हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या व्यूज रखते हैं, हम रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को इस पर्टिकुलर टाइम में डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमें यूएस की तरफ से प्रेशर हम किस तरह से मेंटेन करते हैं, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, हमारे नेबर्स के साथ हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, इंडियन ओशन, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस तरह की चीजें हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं। पेपर 3 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी। व्हेन आई से टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या है, आप जनरली इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरह से देखते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। अपकमिंग जो हम देखते हैं कि एक वी आर अंडरगोइंग अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, जहां पर हम हर चीज में एक रेवोल्यूशन आ रहा है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम देख रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन है, बायोटेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन है, तो क्या क्या नई नई चीजें आ रही है, उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका इफेक्ट हमारी लाइफ पे क्या है, इस तरह की क्वेश्चंस आपसे टेक्नोलॉजी में पूछी जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये टॉपिक इकोनॉमिक्स है। तो हम अगर आप देखते हैं पिछले करीब 8 साल से इंडिया की इकोनॉमी को लेकर हमने काफी ज्यादा बातें की, कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये प्रॉब्लम्स क्या है, नए डेवलपमेंट्स क्या है, कैसे एक इकोनॉमिक रिजीम चेंज आया है, कैसे जीएसटी लागू हुआ, उसकी परेशानियां क्या है, लोगों को क्या परेशानी हो रही है, जीएसटी क्या लॉन्ग टर्म में अच्छा है नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जब इसे इंप्लीमेंट किया गया, कनाडा में इसे इंप्लीमेंट किया गया, क्या हुआ, इस तरीके से हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से चलता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन कौन से फिनोमिनाज हैं, ये सारी चीजें आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ते हो। बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट, आज आपको पता होगा कि हम एक ऐसे टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं जहां पर हम ये देख रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज फेस कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज क्लाइमेट चेंज। तो ये क्लाइमेट चेंज क्या है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, वो कैसे चेंज हो रहा है, ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ योर बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट। सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी भी हम इसे कहते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में बेसिकली हम डील करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। देखो, इंडिया बिकॉज ऑफ सम वेरियस रीजंस, एक तो हमारा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से हम बहुत सारे नेबर्स हैं, हमारे सारे नेबर्स से हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, हमारे सारे नेबर्स से ऑलमोस्ट हमारे कुछ डिस्प्यूट्स हैं, स्पेसिफिकली लैंड एंड बाउंड्री रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, हमारी इंटरनल डाइवर्सिटी, हमारा इंटरनल मीडिया, और कुछ ऐसे एरियाज जहां पर वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स लाइक इंसर्जेंसी, टेररिज्म, नक्सलिज्म, ये सारी चीजें क्या है, और ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को किस तरीके से थ्रेटन करती हैं, वो सारे टॉपिक्स हम इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते हैं। जो आपका लास्ट जीएस पेपर 4 है, ये जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है। ये जीएस पेपर 4 एक कंप्लीटली न्यू इंक्लूजन है यूपीएससी का। पिछले करीब 7-8 साल से उन्होंने इस चीज को इंक्लूड किया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जज कर सके जो एस्पिरेंट्स हैं, जो एस्पायर कर रहे हैं सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए, क्योंकि आपके हाथ में कल को इंडिया का फ्यूचर है। कल आपके जो डिसीजंस होंगे वो हमारा फ्यूचर तय करेंगे कि हम कहाँ हैं, हम कैसे हम एक किस तरह की कंट्री बनना चाहते हैं, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा, हमारा सोशल वेलफेयर कैसा होगा, हम क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोमिसेस हमने लोगों के से किए हैं, क्या वो हम अचीव कर सकेंगे या नहीं। तो आपके डिसीजंस पर ये सारी चीजें निर्भर है। तो जब आप डिसीजंस लेते हैं तो उस डिसीजन में आप क्या अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, या आप वो देखते हैं कि अल्टीमेट इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए और उन ऑब्जेक्टिव्स को हम किस तरीके से अचीव करें, इसे जज करना ये जीएस पेपर 4 में आपसे पूछा जाता है। इसमें कुछ केस स्टडीज दिए जाते हैं आपको, जिसमें आपको एक सिविल सर्वेंट की तरह एक स्पेसिफिक सिचुएशन में रखा जाता है और आपसे बताया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, और आपके आंसर के बेसिस पर यह जज किया जाता है कि आप एक मॉरल, एक एथिकल सिविल सर्वेंट बन पाओगे या नहीं। ये ऑब्जेक्टिव है जीएस पेपर 4 का। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है जनरल स्टडीज का।
अगर हम जनरल स्टडीज के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो एक जो और काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके सिलेबस का, वो है आपका ऑप्शनल पेपर। नाउ जब हम इस 1750 मार्क्स को डिवाइड करते हैं तो आप ये देखोगे कि इसमें से 250 मार्क्स आपका एसे का पेपर है, 1000 मार्क्स आपके जनरल स्टडीज का पेपर है, तो बचता है आपका करीब करीब 500 मार्क्स। और ये 500 मार्क्स के लिए आप क्या करोगे? आपको यूपीएससी एक चॉइस देता है, आपको यूपीएससी एक चॉइस देता है जिसमें आपको एक लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, लॉ, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप लिटरेचर सब्जेक्ट से लेना चाहते हो, आप एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हो, आप इंजीनियर हो, आप एक डॉक्टर हो, आप मेडिकल साइंस या वेटनरी स्टूडेंट हो, आपने मैनेजमेंट पढ़ा है, आपने फिलॉसफी पढ़ा है, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, आप किसी भी इस एक ऑप्शनल को आप चूज कर सकते हो। इनमें से कोई भी ऑप्शनल आप चूज कर सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने बैचलर्स डिग्री में यानी अपने ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, आपका डिग्री क्या है। ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आपको एक इंजीनियरिंग ही ऑप्ट करना पड़ेगा, ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शनल पेपर चूज कर सकते हो और उस ऑप्शनल पेपर के साथ आप मेंस का 500 मार्क्स रिमेनिंग मार्क्स जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑप्शनल पेपर्स में आपको दो पेपर होते हैं, 250 मार्क्स ईच। एक ऑप्शनल का दो पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। आप इन दोनों में जो स्कोर करोगे along with your score in essay, along with your score in general studies, वो ऐड हो जाएगा और उसके बेसिस पर ये डिटरमाइन किया जाएगा कि क्या आप इंटरव्यू दोगे या नहीं दोगे। अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हो तो आप 250 मार्क्स का एडिशनल इंटरव्यू दोगे, 275 मार्क्स का एक एडिशनल इंटरव्यू आप दोगे। क्लियर? और फाइनली आपका मेंस एग्जामिनेशन और आपके इंटरव्यू का क्या स्कोर है उस पे ये डिटरमाइन किया जाएगा कि आपका रैंक क्या है, वेदर यू क्वालिफाई और नॉट। और आपके रैंक के बेसिस पर ये डिटरमाइन किया जाएगा कि आपको आईएएस मिलेगा, आईएफएस मिलेगा, फॉरेन सर्विस, या आपको आईपीएस मिलेगा, या जो बाकी के 19 सर्विसेज है उनमें से कौन सा सर्विस आपको दिया जाएगा। ये इन टोटल मार्क्स पे डिपेंड करता है। एक चीज आपने देखा होगा कि मैंने पर्पसफुली आपको प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में नहीं बताया। उसका रीजन ये है कि अगर आप अपने प्रीलिम्स के सिलेबस को देखते हो, अगर आपने प्रीलिम्स के सिलेबस को देखते हो पेपर 1 और पेपर 2 में, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका प्रीलिम्स का सिलेबस आपके मेंस के सिलेबस से काफी ज्यादा ओवरलैपिंग है। चाहे वो हम करंट अफेयर्स की बात करें, आई होप आपको ये स्लाइड नजर आ रहा होगा, चाहे वो करंट अफेयर्स की हम बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी या गवर्नेंस की बात करें, इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट की बात करें, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करें, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो ओवरलैपिंग है इन योर मेंस एग्जामिनेशन एंड योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और इसी वजह से मैंने कहा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे एग्जामिनेशन का वो आपका प्रीलिम्स नहीं है, वो आपका मेंस है। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट 1 ईयर फॉर 1.5 ईयर अगर आप अपने मेंस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते हो, उसको पॉलिश करते हो, तो उससे ये होगा कि बाय द टाइम जो वो 2 महीने का टाइम मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए बताया था, जब वो वहां तक आप पहुंचोगे तो ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको क्या करना है? आपको बस ये करना है कि आप अब लास्ट 2 मंथ्स में कुछ फैक्चुअल कंटेंट पर भी फोकस करोगे। अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल चीजों को देख रहे थे और कंसेप्चुअली चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक सब्जेक्टिव पेपर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। और अब आप क्या करोगे? अब आप थोड़ा एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव अपना माइंडसेट चेंज करोगे कि एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको क्या किया जाए। और इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जब पिछले स्पीकर थे उन्होंने आपको बताया था
कि आपको करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना है, आपको कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखने हैं, आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और अपने आप को जज करते रखना है कंटिन्यूअसली। आप अपने आप को जज करोगे कि मैं आज कितने पानी में हूं, क्योंकि मैं जब एग्जामिनेशन दूंगा तो मेरे साथ साथ 5 लाख लोग और एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो ये कभी नहीं होगा कि आप बाई चांस इस एग्जामिनेशन को पास कर जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत पड़ती है और बहुत इंपॉर्टेंटली आपको एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत पड़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। ये चीज मैंने मेरे एक्सपीरियंस से मुझे समझ में आया है कि ये इस चीज का एक बहुत बड़ा रोल है कि आप किस तरीके से, आपको कौन गाइड कर रहा है, कौन आपका मेंटोर है, कौन आपको बता रहा है कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। और इसमें आपको along with the mentor self evaluation भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि last 2 months of your prelims examination it should be dedicated to what your self evaluation, कि आप अपने आप को देखोगे कि how you are basically progressing। ठीक है, तो उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस और ये सारी चीजें आप एन नंबर ऑफ 100, क्योंकि वहां पर 100 क्वेश्चंस आएंगे आपको पेपर 1 में और 80 क्वेश्चंस आएंगे पेपर 2 में। तो आपको ये इंश्योर करना है कि एटलीस्ट इस 100 क्वेश्चन के लिए मैंने कम से कम 15 से 20 टेस्ट पहले दिए हुए हैं और इस 80 क्वेश्चंस के लिए 15 से 20 टेस्ट मैंने पहले दिए हुए हैं, जिसकी वजह से मैं एकदम कंफर्टेबल हूं और मुझे वहां पर किसी भी तरह का स्टेज फ्राइट या जिसे परफॉर्मेंस प्रेशर कहते हैं वो नहीं होने वाला है और मैं अपना बेस्ट दूंगा। ये बहुत जरूरी होता है और इस वजह से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिलेबस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप प्रीलिम्स के लिए भी साथ साथ तैयारी करते चलते हो। द ओनली डिफरेंस इज दैट प्रीलिम्स में थोड़ा नेचर ऑफ पैटर्न थोड़ा चेंज होता है और आप एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट देते हो, नॉट अ सब्जेक्टिव, तो उसके लिए आपको 2 महीने का प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्लियर? तो इसमें ये है बेसिकली आपका प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन का आइडिया। और मैंने आपको ऑप्शनल्स के बारे में भी बता दिया है। अब कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस थे, मैं उन बेसिक क्वेश्चंस को भी डील करना चाहता हूं। जैसे एज लिमिट क्या है। अगर आप इस स्लाइड को देख रहे हो तो आपको ये पता चल रहा होगा कि जो एज लिमिट आपको बताया गया है वो ये है कि आप मिनिमम 21 इयर्स के होने चाहिए and that too you should have completed 21 on 1st of August of the year जहां पर आप उस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो। यानी अगर आपको ऐसा अगर आपका 1 अगस्त से पहले बर्थ डेट है तो आपके लिए 1 साल का डिसएडवांटेज है और 1 अगस्त के बाद है तो आपके लिए आपका एडवांटेज है। क्लियर? मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी के लिए 32 इयर्स है, ओबीसीज के लिए ये 35 है और एससी एसटीज के लिए ये 37 इयर्स है। साथ ही साथ अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं, यानी जिन्होंने पहले डिफेंस सर्विसेज में सर्व किया, उनको 5 साल का एडिशनल एग्जम्पशंस मिलता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास एक बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट है तो वो इनफ है। इसके अलावा आपको इसके कोई भी परसेंटेज मार्क्स, जैसे आपको पहले भी बताया गया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एकेडमिक पहले कैसा रहा है। ठीक है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने पहले मार्क्स क्या स्कोर किए हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एज लिमिट और अटेम्प्ट्स का एक स्लाइड हमने और प्रिपेयर किया है, आप देख सकते हो एज लिमिट और इसके स्लाइड को अगर आप चेक करोगे तो देखो 21 इयर्स, 32 इयर्स, 6 अटेम्प्ट्स, ओबीसीज के लिए 21, 35, 9 अटेम्प्ट्स और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 21, 37 एंड दे हैव अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स। मतलब मैक्सिमम आपके पास 16 अटेम्प्ट्स है which is considered as unlimited। ठीक है, देखो एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जैसे कुछ आप में से कुछ ऐसे लोग, वैसे ये चीज होना नहीं चाहिए, बट एज अ मेंटोर आई हैव दिस जॉब कि मैं आपको हर चीज को एग्जैक्टली वैसे ही बताऊं जिस तरीके से वो है। इसका मतलब ये है
कि जब आप इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इट मे सो हैपन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू डोंट गेट इनटू यूपीएससी. So the question is, what next? क्या additionally how can you maximize what you have gained? Preparation will require a lot of hard work. तो उस hard work को use कैसे करोगे? As a mentor, I will have to inform you कि ये कुछ ऐसे public service commissions हैं जिनका examination pattern is absolutely same to that of UPSC. चाहे वो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की हम बात करें, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन या कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अदर स्टेट्स में कोई डिफरेंस है. अगर हम बिहार, एमपी, राजस्थान, इनफैक्ट विच एवर स्टेट यू बिलोंग टू, अगर हम उनके पब्लिक सर्विस कमीशंस की बात करते हैं तो मोर और लेस वो प्रिपरेशन आपके यूपीएससी प्रिपरेशन से ओवरलैप करता है, मोर और लेस. हाँ, देयर माइट बी सम स्लाइट चेंजेस, there might be some slight changes, few very minute changes वो हो सकता है. इसके अलावा बाकी सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर हैं. एक लास्ट चीज जो मैं खत्म करने से पहले आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जब भी हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करते हैं, इसमें दो ऐसी चीजें हैं या दो ऐसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन को आपको इस एग्जामिनेशन में सक्सेस दिलाता है. वो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, पहला, एक ऑनेस्टी, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी. ये मैं एक सर्टेन सेट ऑफ वन सेट में रखूंगा. ऑनेस्टी, हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी. बिना ऑनेस्टी, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी के इस एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको 5 लाख लोगों के साथ एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है. एंड एज यू हैव बीन प्रीवियसली इन्फॉर्म्ड कि ये एग्जामिनेशन वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस है. इस टफ एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत हार्ड है. टफ एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि आपकी जो जरूरतें हैं इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए वो हार्ड है. वो है ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क. ये पहली चीज है. और इसके साथ साथ दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं गाइडेंस एंड मेंटरशिप. बिना प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर हियर फॉर यू. With this, I would like to give back the mic and stage to Mr. Suman sir. Thank you. थैंक यू गौतम सर. आपके जो अनुभव हैं और इतने दिनों से जो आपने स्टूडेंट्स को गाइड किया है एज ए मेंटर, एज ए फैकल्टी, एज ए एक्सपर्ट एंड एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट टीचर, वो आज आपने सब बच्चों के सामने रखा है. और जितनी मैं ऑनलाइन पे बच्चों को देख रहा हूँ, उनके कुछ क्वेरीज हैं जिसका ईशान आप हैं क्या अभी हमारे साथ? तो जितने भी हमारे बच्चे जुड़े हुए उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम एक एक करके लेना चाहेंगे. जी. हाँ, तो ईशान कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप भी देख रहे होंगे. तो मैं एक विकास सिंह ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं इंटरव्यू देकर बाहर होता हूं तो क्या मैं फिर से प्री के लिए प्री देना पड़ेगा क्या? इसके बारे में थोड़ा आप बता दें. जो अगर आप इंटरव्यू, ये एग्जाम एक 3 स्टेज का एग्जाम है जो कंबाइंड है एक सुपर स्टेज में. प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 स्टेज है पर पूरा 1 ईयर का एग्जाम है. अगर आप किसी भी स्टेज में बाहर होते हैं और आपके अटेम्प्ट बचे हुए हैं तो आपको अगले साल प्रीलिम्स के लिए आप एलिजिबल हैं. आपको फिर से प्रीलिम्स देके स्टार्ट करना पड़ेगा. गौतम सर, एक और सवाल है जो एक बच्चे ने लिखा, क्या ऑनलाइन देखकर मैं एनसीईआरटी का नोट्स प्रिपेयर कर सकता हूं? देखिए, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन में आपको ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है. ये आपका पर्सनल चॉइस होता है और आपकी पर्सनल जिसे हम कह सकते हैं प्रेफरेंसेस होती हैं. अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो और आप कंफर्टेबल हो उससे, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, आप कर सकते हो. देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स देयर. सर, एक और सवाल है जितेंद्र का कि यूपीएससी के साथ क्या एमपीपीसीएस का भी तैयारी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल. आप
जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जब आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपका जो पैटर्न होता है वो मोर और लेस सिमिलर होता है, क्योंकि जनरल स्टडीज सबसे बड़ा कंपोनेंट है आपके एग्जामिनेशन का, और जनरल स्टडीज के लिए आप यूपीएससी में अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो। तो इसके लिए दूसरे स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशंस जो होते हैं वो काफी आसान हो जाते हैं। सर एक और प्रश्न है, मैप का यूज, आप मैप कितना इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए? मैप देखो, दो तीन यूसेजेस होते हैं मैप्स के। एक तो ज्योग्राफी के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली वो ज्योग्राफी का पार्ट है, और कभी कभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। हालांकि आजकल ये थोड़ा कम हो गया है, बट ये प्रीवियसली पहले काफी आते थे, अब कम है। लेकिन मैप गिव्स यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इवेंट्स दैट आर गोइंग ऑन। जैसे आज हम यूक्रेन और रशिया क्राइसिस की बात करते हैं, तो अगर मुझे ये पता नहीं है कि यूक्रेन और रशिया कहाँ लोकेटेड है, तो इस क्राइसिस को मैं बहुत अच्छे से समझ नहीं सकूंगा। तो उसके लिए मैप का यूसेज करना बहुत जरूरी है, और आपको आपके पास आपके टेबल पे, स्टडी टेबल पे हमेशा एक एटलस जरूर होना चाहिए, और हर वो इवेंट जो मैप से रिलेटेड है आपको हमेशा को रिलेट करके पढ़ना चाहिए। ईशान, आपसे एक प्रश्न और है जो पूछ रहे हैं कि क्या, उसका उत्तर गौतम सर ने दे दिया, फिर भी वो उनका क्वेश्चन आ रहा है कि क्या प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ करनी चाहिए या अलग अलग? ईशान, प्रीलिम्स और मेंस की की तैयारी तैयारी साथ करनी अलग चाहिए साथ करें या अलग अलग? तो प्रीलिम्स और मेंस वैसे तो दो अलग एग्जाम है। प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और मेंस एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम है। बट जब अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप प्रिपरेशन 2-3 साल लेके स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये तैयारी साथ ही करनी चाहिए। आपको प्रीलिम्स और मेंस को सेग्रीगेट करना नहीं चाहिए। बट आपके पास समय कम है, आप ग्रेजुएट होने के जस्ट बाद एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग करके तैयार करना पड़ेगा। बिकॉज जो भी सब्जेक्ट मेंस में है वो प्रीलिम्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईशान, आपसे भी एक सवाल फिर से है, कुणाल प्रजापति। हाउ मेनी ट्रेनिंग मंथ्स फॉर आईपीएस ऑफिसर? ट्रेनिंग मंथ्स फॉर आईपीएस ऑफिसर इन टोटल देखा जाए तो 2 साल है, बट जो अकेडमी ट्रेनिंग है वो 12 महीने की है। उसके बाद जो ट्रेनिंग है वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग है और फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है। इसमें एक और प्रश्न है टोटल सर, 24 मंथ्स ट्रेनिंग। एक सवाल आया हुआ है ओसिम आलम का कि यूपीएससी में फिलॉसफी का रेशियो कैसा होता है? इसके लिए ओसिम, आप एनुअल रिपोर्ट जो अभी भारत यूपीएससी ने 71st एनुअल रिपोर्ट दिया है, उसके अंदर फिलॉसफी ऑप्शनल से या अन्य ऑप्शनल से क्या सक्सेस रेशियो है, कितने स्टूडेंट अपियर हुए हैं, वो सारी जानकारी उस पर दी हुई है। ऐसे जहां तक मेरी जानकारी है, करीब 462 लोगों ने 2019 का जो मेंस लिखा था उसमें फिलॉसफी ऑप्शनल मेंस से अपियर हुए थे, और 62 लोगों का उससे सिलेक्शन हुआ है। तो इसकी और जानकारी चाहिए तो आप सीधा एनुअल रिपोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। एक और सर, गौतम सर से सवाल है, चूंकि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं, आईएएस का ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है? अनीता राव का सवाल है सर। आईएएस का ट्रेनिंग पीरियड इज सिमिलर टू आईपीएस, 24 मंथ्स का ही होता है, वो भी करीब करीब इट्स ऑलमोस्ट 24 मंथ्स। इसमें ज्यादातर जो ट्रेनिंग होती है ये 2 फेजेस में डिवाइडेड होता है। एक तो आपका एकेडमी ट्रेनिंग होता है, और एक डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होता है, जिसमें आपको एक कंसर्न्ड ऑफिसर के साथ अटैचमेंट दिया जाता है और वहां पर आपको जॉब सीखने का मौका मिलता है। तो ये 2 फेजेस होते हैं, लेकिन जनरली जिसे हम ऑन एन एवरेज कह सकते हैं 24 मंथ्स के आसपास का ही ट्रेनिंग, टोटल ट्रेनिंग है आपका। ईशान, एक और प्रश्न है राहुल चंद्रवंशी का। सर, कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें और प्रिपरेशन के दौरान मोटिवेट कैसे रहें? तो सबसे पहले मोटिवेशन पे मैं बताना चाहूंगा कि मोटिवेशन तो आपके अंदर से ही है। जो मैंने आपको आज लेक्चर में बताया था कि रिजॉल्व है पहली चीज जो आप अपने आप से लेंगे कि ये एक एग्जाम है, ये इंडिया का सबसे टफ एग्जाम है,
ये एक लंबे प्रोसेस वाला एग्जाम है, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जैसे कि एक ओलंपिक होता है 4 साल, जैसे कि एक बड़ा गेम होता है 2-3 साल में एक, ये हर साल सालाना एक इवेंट है जिसमें 2-3 साल हमें लगते हैं। तो मोटिवेशन आप पहले दिन से ही रिजॉल्व बनाइए कि मेरे को 1-2 महीने के लिए नहीं, कम से कम 2-3 साल के लिए एक चीज में लड़ना है जहां पे मैं अपने आप को इम्प्रूव करते करते एक सीट ले पाऊंगा। और जो दूसरा सवाल था, दूसरा पार्ट था इनका, कंसिस्टेंसी डेली कुछ कुछ करते हुए आएगी। अगर आप चाहें कि एक ही बार में आप सारे सब्जेक्ट कर लेंगे तो कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे, आप रुक जाएंगे। आपको डेली अपना एक ऐसा टारगेट जो वीकली आप बना सकते हैं और उसको एवरेज आवर्स में, कि जैसे अगर आपको लगता है आप 4-5 घंटे डेली बैठ के पढ़ सकते हैं तो आपको शुरू के महीने 4-5 घंटे पढ़ना है, उसके बाद आपको वो बढ़ाना है। पर आपको शुरू में ही इतना नहीं कर देना है कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा गेन करते हुए पढ़िए एंड यू विल बी कंसिस्टेंट। गौतम सर, आपने जो बताया था कि मिनिमम एज 21 साल और 1 अगस्त, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन एक बार फिर से कर दीजिए। अंशु कुमारी का ये सवाल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज आपका बर्थडे 31 जुलाई को है और आप उस साल एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपने 31 जुलाई को शायद आप 21 इयर्स के हो जाएंगे, लेकिन होगा जो डेट होगा वो 1 अगस्त होगा। तो सॉरी 31 जुलाई नहीं, 2 अगस्त की अगर हम बात करें तो अगर आपका बर्थडे 2 अगस्त के बाद है तो आपका उस साल के लिए एज 20 इयर्स है और नेक्स्ट ईयर के लिए आप एलिजिबल होंगे जब आप 21 इयर्स के हो जाएंगे। तो जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं अपना एज तो वो 1 अगस्त का डेट आपको ध्यान रखना है और आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कीजिए कि जिस साल मुझे एग्जामिनेशन देना है मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है और जिस दिन मैं 21 इयर्स का हो रहा हूं या हो रही हूं तो क्या वो 1 अगस्त से पहले या उसके बाद में। अगर उसके बाद है तो आप उस साल एलिजिबल नहीं है, उसके नेक्स्ट ईयर आप एलिजिबल होंगे। ईशान, एक और सवाल है जितेंद्र सिंह देवा का कि सर आई एम ए 12th बायोलॉजी स्टूडेंट, मैं अभी एग्जाम दे दिया हूं, तैयारी कैसे स्टार्ट करूं आईएएस की? इसके बारे में मुझे लगता है कि सर ने बता चुका है, फिर भी आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट है तो उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते हैं आप। 12th में अगर आपके पास बायोलॉजी है तो सबसे पहले आप ये क्लियर कीजिए कि आप स्ट्रीम क्या ले रहे हैं। क्या आप बीएससी कर रहे हैं बायोलॉजी में, क्या आप मेडिकल फील्ड की तरफ जा रहे हैं? आप अपना फील्ड क्लियर करिए और फील्ड क्लियर करने के साथ आप अगर बायोलॉजी में आप अपने आप को इतना स्ट्रांग समझते हैं तो बायोलॉजी का लास्ट ईयर के पेपर्स और बायोलॉजी का ऑप्शनल का सिलेबस लेके आपको उस पर थोड़ा सोचना चाहिए। साथ साथ आप बेसिक एनसीईआरटी 6 से 10 कुछ समय में शुरू कर सकते हैं, पर अभी नहीं। पहले आपको अपना स्ट्रीम क्लियर करना चाहिए और आपको इस पे ध्यान देना चाहिए कि बायोलॉजी आप ऑप्शनल बना सकते हैं या नहीं। गौतम सर, आपसे ये एक प्रश्न एक लड़के ने कहा, सर मेरे एक हाथ में फिंगर नहीं है तो मैं आईएएस में जा सकता हूं, तो मुझे हैंडीकैप्ड का क्या बेनिफिट मिलेगा यूपीएससी में? देखो, इफ अगर आप कंसर्न्ड क्राइटेरियाज में क्वालिफाई करते हो तो आपको एक सर्टेन रिलैक्सेशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ नो, आप कह सकते हो कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे रहे हो या मेंस एग्जामिनेशन आप दे रहे हो तो उसमें जो कट ऑफ आपका होता है उस कट ऑफ में आपसे थोड़ी रियायत होती है, थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, वो बेनिफिट आपको मिल सकता है। मेरा ये आखिरी प्रश्न होगा जो कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर हिंदी मीडियम वाले बच्चों का रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्या इसका कारण है? गौतम सर, मैं आपसे पहले शुरू करूंगा, फिर मैं ईशान के पास जाऊंगा। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि एज इट इज ये कहना कि कोई कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीम वाइज कुछ इश्यूज हैं, इस बात को मैं पर्सनली उतना नहीं मानता हूं। मैं जिस बात पर इम्पोर्टेंस देता हूं वो ये है कि देखो, इन कंटेम्पररी टाइम्स
एक बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश की जरूरत है, और अगर आपके पास वो नॉलेज है तो आप किसी भी स्ट्रीम से एग्जामिनेशन दोगे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि इंग्लिश मीडियम में द नंबर ऑफ बुक्स, गाइडेंस, जो मटेरियल अवेलेबिलिटी है, वो सारी चीजें इंग्लिश मीडियम में बेहतर है, और उससे उसकी वजह से चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। ये बात मैं जरूर बोलूंगा। इसके साथ सर एक और क्वेश्चन है जिसपे कि कल की चर्चा हमारी निर्धारित है। राव अनीता की, सर करंट अफेयर्स के लिए कोई फिक्स न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है या हम कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना चाहिए? नेशनल डेली न्यूज़पेपर्स आप चूज कर सकते हैं, प्रेफरेबली हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से जनरली एक कोई न्यूज़पेपर आप चूज करें। और मेरा कहना ये होता है कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इश्यूज पे ज्यादा ध्यान दें, इवेंट्स पे नहीं। तो इश्यूज क्या चल रहा है, जैसे यूक्रेन क्राइसिस अगर है, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, तो आपको हर दिन ये पढ़ना कि क्या हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए ये जानना कि ये पूरा इशू है क्या, ये शुरू कहाँ से होता है, नेटो का क्या रोल है, वेस्ट जो ग्रुप है उनका क्या रोल, ये जानना जरूरी है। तो मेरे लिए मैं आपको हमेशा ये कहूंगा कि करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप इश्यूज पे ध्यान दें, ना कि इवेंट्स पे। इसी के साथ मैं दोनों स्पीकर को आखिरी नोट के साथ इस पूरे सत्र का समापन करना चाहता हूं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो बने रहिएगा। कुछ और अनाउंसमेंट है कल के लिए जो मैं करना चाहूंगा। पहले मैं ईशान से शुरू करता हूं, फिर गौतम सर। अंतिम आप क्या बोलना चाहेंगे अब बच्चों को? Thank you, Mr. Suman. I'm so grateful that I'll be getting this opportunity. आज मुझे मौका मिला, और मैं जैसे कि मैंने फेसबुक, यूट्यूब पे भी देखा काफी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और इसी क्यूरियोसिटी के साथ अगर आप लगे रहेंगे कि GS1 में क्या करना है, GS2 में, GS3 एक स्पेसिफिक टॉपिक में, हिस्ट्री में, और क्यूरियस आप बने रहेंगे कि यूपीएससी इसी तरह का क्वेश्चन क्यों पूछता है, यूपीएससी ऐसे स्टूडेंट को क्यों लेना चाहता है जिसको इस तरह के क्वेश्चन के जवाब अच्छी समझ के साथ आने चाहिए। तो क्यूरियोसिटी आपकी सबसे बड़ी पावर बनेगी। मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूँ, और वो राइट डायरेक्शन में आप पहुंचते जाएंगे। सो द मोटिवेशन जो बना रहेगा वो इस क्यूरियोसिटी के साथ ही बना रहेगा कि अगर एनवायरनमेंट हमें एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, तो किस क्यूरियोसिटी के साथ हम आगे बढ़े। क्यूरियोसिटी ये है कि यूपीएससी आपको कैसा सिविल सर्वेंट बनाना चाह रहा है, उसको कैसे लोग चाहिए इस देश में, जो कि मिस्टर गौतम ने भी बोला कि एथिकल हो, राइटफुल हो, ऑनेस्ट हो, किसी से वो अपने डिसीजन लेते हुए अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल है तो किसी से डरे नहीं। इस तरह के लोगों की पर्सनैलिटी को सूट करते हुए वो स्टूडेंट्स आगे हैं, और क्यूरियोसिटी कि क्यों इसी तरह का बार बार पूछा जा रहा है, ये उनको आगे तक लेके जाएगी। मेरा यही मैसेज है। बाकी आई एम थैंकफुल। आप मेहनत करिए, मेहनत से मत डरिए, हर दिन इंपॉर्टेंट है, हर दिन कुछ ना कुछ गेन करिए, और फाइनली अपना फर्स्ट अटेम्प्ट, अपना बेस्ट अटेम्प्ट बनाइए। थैंक यू ईशान, आपके इस मार्गदर्शन के लिए, आपके इस गाइडेंस के लिए हमारे बच्चों को। और मैं अब गौतम सर से बोलूंगा कि आप सर अपने 2 शब्द बताएं। मैं एस्पिरेंट्स को यही बताना चाहूंगा, विद द सेक ऑफ विद द जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट मिस्टर ईशान भारद्वाज हैज ऑलरेडी सेड। देखिए, प्रिपरेशन 2 तरह के होते हैं। एक मेरे नजरिए में होता है पैसिव प्रिपरेशन, और एक मेरे नजरिए में होता है एक्टिव प्रिपरेशन। जो पैसिव प्रिपरेशन होता है वो होता है किताबों से, और जो एक्टिव प्रिपरेशन होता है वो होता है सोचने से कि ये इशू क्या है, क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्या आ सकते हैं, क्या मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप से क्वेश्चन करना, अपने प्रिपरेशन से क्वेश्चन करना, ये मेरे लिए एक्टिव प्रिपरेशन होता है। और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको यही कहूंगा कि वो बच्चे, वो एस्पिरेंट्स जो एक्टिव प्रिपरेशन में बिलीव करते हैं, वो बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं। एंड माय लास्ट वर्ड्स वुड बी, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू टू बी कंसिस्टेंट,
Be clear in your approach and always be hardworking because there is no substitute to hard work. थैंक यू सर, थैंक यू गौतम सर, ईशान सर, आप लोग सेशन को छोड़कर अब जा सकते हैं। मेरे थोड़े कुछ अनाउंसमेंट है मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले कल का जो सत्र है वो 3 बजे फिर शुरू होगा और इसके लिए हमारे साथ 2 स्पीकर जुड़ेंगे। एक होंगे रोहित नेमा जो भारतीय विदेश सेवा से, इंडियन फॉरेन सर्विस से हैं, और दूसरे हैं वरुण सिंघल जो भारतीय राजस्व सेवा, जो जीएसटी को देखते हैं। उनसे हम बाकी चीजों पर चर्चा करेंगे। उनके जो विषय होंगे कि तैयारी के दौरान क्या कठिनाइयां, डिफिकल्टीज होती हैं, वैकल्पिक यानी ऑप्शनल विषयों का कैसे चुनाव किया जाए, और परीक्षा को पास करने का सही रणनीति और या दृष्टिकोण क्या होता है, और टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। साथ ही रोहित आपके साथ कल जुड़ेंगे जो कि करंट अफेयर्स के ऊपर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसके लिए, इन सभी बातों पर कब से, चूंकि मैं चैट देख रहा हूं बच्चों का जिसमें यह सवाल आ रहा है कब से कब तक का समय लिया जाना चाहिए, कब से कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, करंट अफेयर्स का क्या नोट्स बनाएं, कौन सी अखबार, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, और इसके अलावा क्या करंट अफेयर्स को इन हमारे सिलेबस के साथ कैसे सिंक करें, इन सारी चीजों पर हम कल बात करेंगे 3 बजे। तो कल हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। मुझे आशा है कि मैं आपके जितने भी सवाल हैं उसके, जो भी आज सेशन में रखा गया उसका हमारे जो सहयोगी स्पीकर्स हैं उन्होंने जवाब दिया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रश्न आपके रह गए हैं जिसका हम आंसर नहीं कर पाए हैं, आप उसके लिए हमारे जो लाइव चैट चल रहा है उसके अंत में अपने मैसेज ड्रॉप करिए। हमारे साथ हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच गए होंगे, उन पे कॉल करके 1 to 1 हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम आपके एक एक प्रश्न का जवाब देंगे। क्योंकि ये सत्र काफी लंबा जा चुका, ऑलमोस्ट 2 घंटे पूरे होने वाले हैं, तो इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। साथ ही जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं आग्रह करूंगा कि कल वो पुनः 3 बजे हमारे साथ जुड़े, और हमारे जितने भी आने वाले समय में जो भी नोटिफिकेशन है उसके लिए हमारे जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फर्दर डिटेल्स के लिए हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7303583400 पर हमें संपर्क कर सकते हैं। जिन लोगों का प्रश्न नहीं लिया गया, मैं देख रहा हूं बहुत लोग इसमें लिख रहे हैं कि सर हमारे से क्या दुश्मनी है, क्या सर हम बुरे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। आपके प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं जो कि चैट में पीछे गए हैं। मैं आपसे फिर से विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमें आप अपने ईमेल आईडी पर या हमारे चैट बॉक्स पर लिखे, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। और कल 3 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी, और कल के सेशन के अंत में कुछ विशेष अनाउंसमेंट किए जाएंगे जिसका कि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। उस अनाउंसमेंट के बाद आप हमारे काउंसलर से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।